आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? कितने लोग हैं जिनको आवाज नहीं आ रही? सॉरी। Actually, the problem is at my end. My laptop was muted by someone, and I was keep trying to unmute it, but finally I unmuted my laptop. So now I think we can start. Okay. So today we are going to deal with the Contract Act, that is Indian Contract Act 1872, 1872. इन हिंदी हम इसको बोलते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारतीय संविदा अधिनियम 1872। अब जो ये संविदा विधि है, हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसके अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट जो बनने की क्या प्रक्रिया है, क्या उसकी एसेंशियल कंडीशन है, कितनी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, शून्य कॉन्ट्रैक्ट, शून्यकालीन कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम अपने इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा ये फोन है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, आप इसको लेना चाहते हैं। तो आप और मैं जब इस फोन का हम लेन देन करते हैं, तो हमारे बीच में एक क्या बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पहले अग्रीमेंट बनता है और वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं फोन अपना आपको बेचूं, और आपकी ड्यूटी ये है कि आपने जो इसकी पैसा तय किया है मुझसे, या हम दोनों ने जो तय किया है, वो आप मुझे उसका पे करें। मैं आपको फोन दूंगा, आप मुझे पैसा देंगे। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट यही है। ठीक है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अभी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मैं भी बता रहा था आपको, ये 1872 में बना था। 1872 आपको ये लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसके अंदर हमारे जो है ना, वो सेक्शन जो है ना, चैप्टर वन में तो हमारा ये पहले तो प्रिलिमिनरी में हम सेक्शन वन सेक्शन टू पढ़ेंगे, और फिर चैप्टर वन हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे पूरी होती है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ये सारी चीजें हम इसमें सेक्शन तीन से सेक्शन नाइन में पढ़ेंगे। और सेक्शन चैप्टर टू में हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड अग्रीमेंट क्या है, उन सब चीजों के बारे में हम चैप्टर टू में पढ़ेंगे, जो सेक्शन टेन से सेक्शन कहाँ तक जाता है हमारा, थर्टी तक। और इसके बाद चैप्टर थ्री विच टॉक्स अबाउट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, के कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर थ्री, जो सेक्शन 31 से धारा 31 से धारा 36 के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद हम चैप्टर फोर में पढ़ेंगे सॉरी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको कैसे निभाया जाएगा, कैसे परफॉर्म किया जाएगा, क्या पार्टीज की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, क्या उनकी ड्यूटीज है, क्या उनके कर्तव्य है, क्या उनके अधिकार है, वो हम सारे पढ़ेंगे चैप्टर फोर्थ, जो स्टार्ट होता है धारा 37 से, और एंड उसका हो जाता है आपका धारा 67। और चैप्टर फिफ्थ हम पढ़ेंगे क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट जो हमारा इस सिलेबस का जो है, वो चैप्टर सिक्स हमारा सेक्शन 73, 74 और 75 की बात करता है, धारा 73, 74, 75। तो हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो सेमेस्टर का सिलेबस में, उसमें हम सेक्शन धारा एक से धारा 75 तक पढ़ेंगे। और अध्याय जो चैप्टर है, हम कितने पढ़ेंगे, छह छह चैप्टर है, और 75 सेक्शन है हमारे इस वाले सेमेस्टर के लिए। जो दूसरा सेमेस्टर होगा हमारा, उसमें हम आगे का पार्ट अपना पढ़ लेंगे। ठीक है। अब बताओ, इतना क्लियर है ना सभी को? बताओ जी, इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा गला भी मेरा खराब है। In this semester, we'll discuss in this semester, the syllabus for Indian Contract Act is
सेक्शन वन, फ्रॉम सेक्शन वन टू सेक्शन 75 ओनली। सेक्शन एक से सेक्शन 75 तक भी हम जानेंगे। अच्छा, अब हम हमारे साथ वही प्रॉब्लम, हमारे एग्जाम हमारे सर पे रखे तो हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग करेंगे नहीं, और सब कुछ पढ़ लेंगे। छोटी छोटी चीजें अपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना के हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। सोशोलॉजी क्लास, तो सोशोलॉजी क्लास तो बीए एलएलबी की थी ना हिमेश, तुम्हारा तो एलएलबी है ना। अरे सोशोलॉजी क्लास तो उनकी होती है, बीए एलएलबी वालों की, तुम्हारा नहीं है। तुम कैसे उस क्लास में गए थे? सामाजिक शास्त्र की जो हमारी क्लास चल रही थी, सामाजिक विज्ञान की, वो आपने कैसे देखी? ओ ठीक है, वो मैम गलती से आ गया होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, किसी के अगर समझ में ना आए मुझे बता देना, मैं हिंदी में भी इसको बता दूंगा। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि बिल्कुल प्योरली सारा इंग्लिश चल रहा है तो वो भी मुझे बता देना, हिंदी में भी हम इसको थोड़ा सा बता देंगे अच्छे से। वैसे तो मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि दोनों ही, इंग्लिश के वाले हों या चाहे आपके हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी को समझ में आ ही जाता है मोस्टली। ठीक है, तो ये, तो आज जो हम पढ़ेंगे हमारा यूनिट वन, डेट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये तो हमारा हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट 1872 में आया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। हाँ, तो हमारा जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आप ये सब बेयर एक्ट खरीद लेना, बेयर एक्ट जरूर खरीदना है, ठीक है। अरे बी एल एल बी क्लास 7 बजे होगी हिमेश, ये एल एल बी क्लास चल रही है, तुम इस क्लास को, अगर तुम बी एल एल बी के स्टूडेंट्स हो तो यू कैन लीव दिस क्लास। ये शारदा ठाकुर भी क्यों आ गई, ये भी बीएलएलबी की स्टूडेंट है, ये बीएलएलबी की क्लास नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्लास एलएलबी की है। वो कुछ नेटवर्क का इशू था, तो वो हम ये क्लास हमारी स्थगित हो गई थी। हम ये 5 PM पर होनी थी, लेकिन ये 6 PM पे चली है। तो अब ये बीएलएलबी वालों की इसके बाद चलेगी। ठीक है बीएलएलबी वालों, अब तुम लोग जा सकते हो, जो बी एल। शारदा, ये क्लास तुम्हारी नहीं है, और हिमेश से मैं यही बात कह रहा हूँ कि दिस क्लास इज ऑफ एलएलबी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जब हम सेक्शन वन पढ़ते हैं तो सेक्शन वन में तो कुछ है नहीं, वो तो प्रियम्बल है। ये किसी भी जो हम अधिनियम पढ़ते हैं तो प्रियम्बल क्या होती है, उसकी उद्देशिका, कि इस कानून को बनाने का मुख्य ऑब्जेक्टिव, इसको हम बोलते हैं उद्देश्य क्या है। हर जब भी कोई कानून बनता है तो उसका एक कुछ उद्देश्य होता है बनाने का। ऐसे ही हवा में कोई कानून नहीं बनाया जाता, और जिस जो कानून का उद्देश्य होता है वो उसके किस में दिया जाता है, उसकी प्रियम्बल में, उसको बोलते हैं प्रियम्बल, उद्देशिका जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लो, ये कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, 1872। इसमें ये एक डेट दी गई है, ये क्या है, 25 अप्रैल 1872। इस डेट का मतलब क्या है? बताओ जी, किसी को पता है ये जो डेट इसमें दी गई है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? आज तो बहुत कम संख्या है, क्लास में 3 ही बच्चे हैं बस। स्टैब्लिश्ड नहीं, स्टैब्लिश नहीं है आशा।
आप लोग, मुझे लगता है ऐसा कि आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं क्लास में। हम मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग क्लास ज्वाइन ही नहीं करते। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा किसी बच्चे से, फिर भी आप लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसको हम क्या समझें? चलो खैर, बेसिकली इसका अर्थ ये होता है कि इस तारीख को ये जो अधिनियम था, इसको क्या मिल गई थी? जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे उस समय के, उनकी क्या मिल गई थी इसको? सहमति मिल गई थी। जब भी किसी अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिल जाएगी, उनकी कंसेंट मिल जाएगी, तो जिस डेट को वो मिलती है, तो उसको बोलते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट। ये है अधिनियमित ये अधिनियम, जिस दिन इस अधिनियम को उनकी सहमति मिल गई थी, तो ये डेट ऑफ इनेक्टमेंट। और फिर
अब आवाज आ रही है आप सभी को? तो मैं ये बता रहा था कि ये जो डेट होती है, ये वाली, ये किसी भी अधिनियम के ऊपर जो ये डेट लिखी हुई होती है, इसका अर्थ बेसिकली ये होता है कि इस दिन, इस जो ये कानून है, ये अधिनियम है, इसको हमारे राष्ट्रपति की क्या मिली? सहमति मिली। क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है तो वो 3 प्रक्रिया से गुजरता है। मैंने आपको बताया था शायद कि पहले वो सदन संसद में पेश होता है। संसद में 2 सदन है हमारे, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है, एक हमारी राज्यसभा है और एक हमारी लोकसभा है। तो वो बिल, कोई भी कानून जब दोनों जो बिल होता है, पहले उसको दोनों उससे पास होना पड़ता है, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी। उसके बाद दैट बिल गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आफ्टर हुज असेंट दैट बिल कम इनटू द फोर्स एंड दैट बिल बिकम एन एक्ट। ठीक है, जब उनकी सहमति मिल जाती है तभी वो क्या बन जाता है? अधिनियम या कोई कानून बन जाता है। और जिस दिन उनकी सहमति प्राप्त होती है उसी दिन को यहाँ बेयर एक्ट के ऊपर लिखते हैं। इसको बोलते हैं डेट ऑफ इनएक्टमेंट। ठीक है, डेट ऑफ इनएक्टमेंट। तो ये तो हो गया इसके बाद ये वाली बात। अच्छा, इसमें जो हमारा एक्ट है, इसमें सेक्शन जो 2 है, धारा जो 2 है, ये बात करती है इस एक्ट के अंतर्गत किसकी? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। जो इस एक्ट के अंतर्गत वेरियस वेरियस डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, उनकी डेफिनेशन क्या है, ये उसकी बात करती है। तो सबसे पहले इसने जो डेफिनेशन दी है सॉरी, सबसे पहली डेफिनेशन इसने बताई प्रपोजल। सेक्शन 2, सॉरी, सेक्शन 2 के क्लोज ए में डेफिनेशन सबसे पहले आई इसकी, प्रपोजल। प्रपोजल, तो प्रपोजल ये क्या है? और प्रपोजल बेसिकली जिसको हम बोलते हैं ऑफर। भाई कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? आप, मैंने अभी बताया था आपको, संविदा जब भी बनेगा या कोई करार या कोई एग्रीमेंट हमारा जब बनता है कि एक सॉरी, एक व्यक्ति तो आप प्रपोजल देता है, ऑफर देता है, और दूसरा व्यक्ति उस ऑफर को या उस प्रपोजल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो पहले ऑफर होगा, ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाएगा। जब ऑफर और, तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रपोजल या ऑफर। तो प्रपोजल में ये कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद ए व्यू टू obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। वो क्या बनाता है? प्रपोजल। तो प्रपोजल का मतलब ये होता है ऑफर, या जिसको हम प्रपोजल कहते हैं, कि जैसे मैं ये कहता हूं कि ए ये कहता है कि वो अपनी रेडियो सेट 5,000 को बेचना, 500 रुपए में बी को बेचना चाहता है। तो उसकी नियत क्या है? उसकी नियत ये है कि बी, उसके जो ऑफर उसने दिया है 500 रुपए का, बी उसको एक्सेप्ट कर ले, बी अपनी उसे रजामंदी या जिसको बोलते हैं कंसेंट दे दे। ठीक है, तो यहां आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे मैं अपनी रेडियो बेचना चाहता हूं इस नियत के साथ कि बी उसको खरीद ले। ठीक है, 500 रुपए में, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया। तो इस जो मेरा ये एक्ट है, मेरी जो ये इच्छा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रपोजल। तो प्रपोजल क्या है? एक व्यक्ति की इच्छा कुछ करने की और कुछ ना करने की, या तो कुछ करने की या कुछ ना करने की, ताकि जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके करने या जो ना करने की जो उसकी इच्छा है उसको क्या कर ले? मान ले। करने की इच्छा को भी और उसके ना करने की इच्छा को भी, दोनों ही बात को। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जो व्यक्ति ऑफर, प्रपोजल या ऑफर बनाएगा, उसकी इंटेंशन, उसकी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? दूसरे व्यक्ति की एसेंट लेने की, दूसरे व्यक्ति की एसेंट ऑब्टेन करने की इंटेंशन उसकी होनी चाहिए, बोलते हैं प्रपोजल या ऑफर। भाई ऑफर हम जब देते हैं, जनरली आप देखते हो तो ऑफर क्या है? भाई ऑफर दिया है, कंपनी ने 5,000 रुपए का ऑफर दिया। हम कहते हैं ना कि "ओ यार उस मोबाइल के ऊपर ऑफर चल रहा कि वो 50,000 रुपए का था, 10,000 रुपए का बिक रहा"। तो कंपनी जब उसको 10,000 रुपए का बेच रही है तो इसका मतलब क्या है? कंपनी एक ऑफर दे रही है कि लोग उसको खरीद लें। तो ये क्या है? ऑफर है। तो फिर ऑफर,
ऑफर में आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी, मैं आपको दिखाता हूँ जरा। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। अच्छा, पहले तो यही बताना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो हो गया ऑफर। ऑफर के बाद क्या होगा? व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मतलब कि इसका अर्थ यही है कि मैंने कहा कि भाई मैं अपनी रेडियो 500 रुपए का बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा ठीक है जी, मैं आपकी रेडियो 500 रुपए में ले लूंगा। तो जैसे ही बी ने कहा कि मैं आपकी रेडियो 500 रुपए में ले लूंगा, तो हम कहेंगे कि जो मैंने ऑफर दिया था या जो मैंने प्रपोजल दिया था, ए ने जो प्रपोजल दिया था, वो क्या होगा? एक्सेप्ट हो गया। और जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रॉमिस हो जाना। वचन, वचन बोलते हैं ना। तो जब, तो आप याद रखना कि व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स ए प्रॉमिस। तो सबसे पहले होगा प्रपोजल। प्रपोजल को जब दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने प्रपोजल दिया है या जिस व्यक्ति ने ऑफर दिया है, जैसे मैंने कहा कि ए ने ऑफर दिया कि बी उसकी रेडियो को 500 रुपए में खरीद ले, तो जो व्यक्ति प्रपोजल देता है या जो व्यक्ति ऑफर देता है उसको बोलते हैं प्रोमिसर। और दूसरा व्यक्ति जो उस प्रपोजल को या उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, अपनाता है या उसको निभाता है, उसको बोलते हैं प्रोमिजी। प्रोमिजी। तो दो व्यक्ति हो गए, एक हो गया प्रोमिजर और दूसरा हो गया प्रोमिजी। प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, तो जो व्यक्ति ऑफर देता है उसको बोलते हैं हिंदी में वचनदाता। और जो व्यक्ति प्रस्तावना, जो हमारा ऑफर है या हमारा जो प्रपोजल है, जिसको वो एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं वचन ग्रहीता। वचन देने वाला वचनदाता, ये कहते हैं ना, वचन दिया है तो वचनदाता है। और जिसने वचन लिया है उसको बोलते हैं क्या? वचन गृहीता। ग्रहण करने वाला, वचन गृहीता। तो पहले बताया मैंने आपको, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी किसकी? प्रस्थापना या प्रपोजल। प्रस्थापना ये रहा सेक्शन 2, क्लोज ए। क्लोज ए में हमने डेफिनेशन किसकी पढ़ी? प्रस्थापना। ठीक है, प्रस्थापना। फिर हमने पढ़ी क्लोज बी में हमने डेफिनेशन पढ़ी किसकी? सॉरी, किसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी? वचन, प्रॉमिस, जिसको हम कहते हैं वचन निभाना, वचन। पहले हमने पढ़ी प्रस्थापना, फिर पढ़ी हमने वचन, और वचन देने वाला वचनदाता, और वचन को मानने वाला, वचन को निभाने वाला, वचन गृहीता। ये समझ में आया आपको ये वाली बात जो मैंने अभी बताई? ये आपको तीन चार जो चीजें मैंने बताई कि वचन क्या होता है, प्रस्थापना क्या होती है, वचन ग्रहीता क्या होता है, वचन दाता क्या होता है, आपको ये समझ में आ गए ना? मैंने एग्जाम्पल के से भी आपको समझाने की कोशिश की है। अमित आ रहा है समझ में? अमित जौहरी, तनु गुप्ता। अच्छा, तो ये तो हो गई इसकी बातें। अच्छा, ऑफर जब बनेगा तो ऑफर की कुछ जो, या ऑफर कहो या जिसको प्रपोजल आप कहो,
तो इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि हाँ कोई ऐसी प्रस्तावना भी दी गई है। अगर मान लो आप कम्युनिकेट नहीं करते, सॉरी, किसी को बताते नहीं, कम्युनिकेट माने किसी दूसरे की नॉलेज में आ जाना, ठीक है, दूसरे को पता चल जाना, तो ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वो दूसरे को पता चल जाए, दूसरे व्यक्ति को उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, फिर है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस मींस जो आपने क्या कर दिया अपने, व्हेन एन ऑफर इज मेड बाय एक्सप्रेस कम्युनिकेशन देन द ऑफर इज सेड टू बी एक्सप्रेस। ऑफर आपने अगर रिटर्न या लिखित रूप में किसी को बताया तो उसको बोलते हैं कि ऑफर क्या हो गया आपका, एक्सप्रेस हो गया। मतलब किसी को लिखित रूप से बताना या किसी को वर्ड्स में बताना या ओरली बताना, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, सॉरी एक्सप्रेस ऑफर। लेकिन कुछ ऑफर ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं इम्प्लाइड। अभी मैं एक सेकंड, तो ऑफर दो तरीके से हो सकता है, मैं बता रहा था आपको, एक्सप्रेस भी हो सकता है, किसी को बता देना, मतलब एक्सप्रेसली वर्ड्स लिखित में बता देना, या किसी को मुंह से बता देना, फोन करके बता देना, व्हाट्सएप पे बता देना, तो जब इसको बोलते हैं एक्सप्रेस करना। और कई बार ऑफर एक्सप्रेस ना होकर इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे कि आप बस में चढ़े, तो बस वाले ने तो आपको बताया नहीं कि इतना किराया इतना किराया। कई बार होता है हम बस में चढ़ जाते हैं और बस का जितना किराया होता है हमें वो देना पड़ता, तो हमें ऐसे ऑफर को हम बोलते हैं इम्प्लाइड, कि हमें पता तो था लेकिन इम्प्लाइडली हमने उसको एक्सेप्ट करा। कभी तो हम कह के एक्सेप्ट करते हैं और कभी हम इम्प्लाइडली अपने आचरण से ही ऑफर को क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये आती है कि ये कैसे पता चलेगा कि दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेशन हो गया। अभी बताया था ना कि ऑफर का जो प्रस्तावना है वो क्या होनी चाहिए। अभी मैंने बताया था कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, प्रस्तावना को क्या होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को उसका पता चल जाना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कम्युनिकेशन कब पूरी होगी और कम्युनिकेशन पूरी कब नहीं होगी। अभी हम ऑफर की बात करें तो ऑफर में ही बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा मैं। तो ऑफर की कम्युनिकेशन पूरी कब मानी जाती है? तो ऑफर की कम्युनिकेशन, सेक्शन 4 ये कहता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन पूरी तब मानी जाएगी जब जो ऑफर हमने किसी व्यक्ति ने दिया है, जब वो दूसरे व्यक्ति की नॉलेज में आ चुका हो। आ रही बात समझ में? मैंने ये कहा कि मैं अपनी गाड़ी, या मैं बहुत इजी एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ अपनी बात। सॉरी, मैंने ये कहा कि मैं अपना फोन 10,000 रुपए का अमित जोहरी को बेचना चाहता हूँ। लेकिन अमित जोहरी को इस बात का ना तो ईमेल से मैंने बताया और ना किसी और माध्यम से कि मैंने अमित जोहरी की मम्मी को बता दिया है, मतलब किसी भी माध्यम से इनकी नॉलेज में ये बात नहीं गई।
तो क्या ऐसी कम्युनिकेशन को आप कंप्लीट मानोगे? नहीं मानोगे। सेक्शन 4 ये कहता है कि कम्युनिकेशन जो है ऑफर की, जो प्रस्तावना की जो कम्युनिकेशन है वो कब पूरी मानी जाएगी? जब वो ऑफर दूसरे व्यक्ति की नॉलेज में, दूसरे व्यक्ति के ज्ञान में या संज्ञान में आ चुका। ठीक है, जब तक संज्ञान में नहीं आएगा तब तक आप उसको कम्युनिकेशन पूरी नहीं मानोगे। अब इसी बात के ऊपर एक बड़ा ही फेमस केस लॉ है जो आपको याद रखना, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। तो लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के मामले में क्या हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग ये केस लॉ है जो इस बात को डील करता है कि कब हम कम्युनिकेशन को पूर्ण या पूरा मानेंगे। हाँ। तो लालमन शुक्ला के मैटर में ये हुआ, ये जो एक वहां जो एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति प्लेंटिफ जो था, वादी जो था, वो क्या था, नौकर था किसके यहाँ? डिफेंडेंट के यहाँ, प्रतिवादी के यहाँ वो नौकरी पर रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, सॉरी, जो जिसके जो उसका मालिक था, उसके मालिक का जो बेटा था वो गुम हो गया, वो खो गया, वो मिल नहीं रहा था। तो उसके मालिक ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसको 501 रुपए का इनाम दूंगा। अच्छा। अब प्लेंटिफ क्या करता है? खोजबीन शुरू करता है और उस बच्चे को ढूंढ कर निकाल लेता है। ठीक है, लेकिन प्लेंटिफ को इस बात का नहीं पता था कि ऐसा कोई ऑफर मालिक साहब ने दिया है जब उसने ये काम करा। मतलब जब वो ढूंढने गया बच्चे को तो उसकी नॉलेज में ये नहीं था कि ऐसा कोई ऑफर मेरे मालिक ने दिया है। तो तो कोर्ट ने इस मामले में माना प्लेंटिफ वाज नॉट एंटाइटल टू रिवार्ड। जो उसने रिवार्ड घोषित किया था 501 रुपए का, वादी को वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी तो वो नॉलेज में ही नहीं था। ऑफर का एक ऑफर एक्सेप्ट वही व्यक्ति करेगा जिसकी वो नॉलेज में होगा। ठीक है, तो अगर नॉलेज में नहीं होगा तो उसमें यह माना जाएगा कि भैया तुम इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें तो वो बात बताई नहीं गई। तुमने तो उस समय घर छोड़ दिया था जब तुम्हारे मालिक ने ऐलान करा था 501 रुपए बच्चे के ढूंढने के लिए। प्लेंटिफ तो उस समय घर नहीं था, तो दैट मीन्स के प्लेंटिफ की नॉलेज में वो नहीं थी बात, उसकी नॉलेज में नहीं थी, तो जो ऑफर उसके मालिक ने दिया था उसका वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो अगर मालिक ने जो ऑफर दिया था 501 रुपए का, उसकी कम्युनिकेशन उसके नौकर तक नहीं पहुंची, तो ये माना गया कि ऐसे ऑफर को वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तो प्रस्तावना को वो एक्सेप्ट भी उसी को करेगा जो उसकी नॉलेज में होगी। सॉरी। तो ये बात समझ में आई आपको, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त।
ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा, मान लो तीसरी बात इसमें ये आती है कि ऑफर का कम्युनिकेशन भी हो गया। ठीक है। और ऑफर जब कम्युनिकेट हो गया तो दूसरे व्यक्ति ने एक्सेप्ट भी उसको कर लिया, लेकिन उसके बाद भी एक चीज होनी चाहिए, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, वहां इंटेंशन भी होनी चाहिए क्या बनाने की, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। मीनिंग देयर बाय, इन ऑर्डर दैट एन ऑफर आफ्टर acceptance can result in valid contract, it is necessary that the offer should be made with an intention to create legal relationship। मीनिंग देयर बाय, लीगल रिलेशनशिप वहां होनी चाहिए। तो ऐसे ही ऑफर को, ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा अगर वहां इंटेंशन ये है कि हम दोनों के बीच में क्या हो जाए, लीगल रिलेशनशिप पैदा हो जाए। अच्छा, कई बार हम ऐसा भी करते हैं, मान लो कि मुझे कहा, मम्मी ने कहा कि तुम अगर स्कूल डेली जाओगे तो मैं तुम्हें, रोजाना अगर स्कूल जाओगे तो मैं तुम्हें मतलब मम्मी ने कहा बच्चे से कि अगर तुम एक भी छुट्टी नहीं करोगे मंथ में तो मैं तुम्हें मंथ के एंड में क्या दूंगी, 1,000 रुपए इनाम के दूंगी। या कई बार कहते हैं कि अगर ट्वेल्थ में तूने इतने नंबर ले आया तो मैं तुझे आईफोन दिलाऊंगा, पापा कह देते हैं ऐसा। तो अगर पापा ने कहा कि तूने अगर ट्वेल्थ में इतने नंबर ले आया तो मैं तुझे आईफोन दिलवाऊंगा, और बच्चे ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और बच्चे के उतने नंबर भी आ गए, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? ऐसा बच्चा अपने पापा के ऊपर मुकदमा ला सकता है कि मेरे पापा अपनी जो वादा किया था, वो प्रॉमिस जो किया था उसको फुलफिल नहीं कर रहे? आप सोचो जरा, हो सकता है ऐसा, पॉसिबल हो सकता है? या आप मुझसे कहे कि सर कल मूवी देखने चलते हैं, मैंने कहा ठीक है चलते हैं, लेकिन फिर आपने मना कर दिया कल, तो क्या मैं आपके विरुद्ध मुकदमा ला सकता हूँ कि मूवी देखने हम क्यों नहीं गए? बताओ, थोड़ा सोचो दिमाग से। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, संविदा बनने के लिए वो क्या होना चाहिए वहां, इंटेंशन, वहां नियत ये होनी चाहिए कि हमें को आपस में क्या बनानी है, लीगल रिलेशनशिप बनानी है। एक बेटे को बाप का, एक दोस्त को दोस्त का के मूवी देखने जाना है, ये सब चीजें करनी है, ये सब क्या है, सोशल रिलेशनशिप है ना। दे कैन नॉट बी कोल्ड एज लीगल रिलेशनशिप। तो ऐसे एग्रीमेंट, जैसे मूवी देखने जाना है या खेलने जाना है, इनको आप कानून द्वारा या कोर्ट द्वारा आप इनको लागू नहीं करा सकते, क्योंकि ये दे आर जस्ट क्रिएटिंग सोशल रिलेशनशिप, नॉट लीगल रिलेशनशिप। और कानून तो लीगल रिलेशनशिप को ही ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लीगल रिलेशनशिप देखता है, ना कि सोशल रिलेशनशिप। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की इंटेंशन भी वहां होनी चाहिए। इसमें आप बड़ा लैंडमार्क जजमेंट पढ़ेंगे, दैट इज बाल्फर वर्सेस बाल्फर, बाल्फर बनाम बाल्फर। इसको आप पढ़ लेना। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि ऑफर जनरल भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, और ऑफर विशिष्ट, स्पेसिफिक भी हो सकता है। प्रपोजल एक सामान्य प्रपोजल भी हो सकता है और एक स्पेसिफिक प्रपोजल भी हो सकता है। कॉमन ऑफर तो ये है कि ऑफर किसी को भी दे दिया गया कि मैं अपनी बाइक 100 रुपए की मैं अपनी बाइक 10,000 रुपए की बेचना चाहता हूँ, तो पब्लिक एट लार्ज को जो ऑफर बनाए जाते हैं, अब कोई भी व्यक्ति आए और उसको खरीद ले, तो ऐसे ऑफर को हम कहते हैं जनरल ऑफर। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी बाइक सिर्फ सिर्फ एक व्यक्ति को बेचना चाहता हूँ, तो ऐसा ऑफर हमारा कहलाएगा क्या, स्पेसिफिक ऑफर। ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाया गया, दैट इज कॉल्ड general offer, and the offer which is made to specific or a certain person, it is known as specific offer।
ठीक है। तो एक जर्नल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। जर्नल जो ऑफर है, प्रस्तावना है, उसको कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता, और स्पेसिफिक ऑफर को स्पेसिफिक व्यक्ति ही एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, इसी के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या कहा, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा थोड़ा सा। इसमें इन्होंने कहा कि हम एक इन्होंने कंपनी थी इनकी मेडिसिन बनाने की, उन्होंने कहा कि हमारी ये मेडिसिन है, जो भी व्यक्ति इस मेडिसिन को जो दिए गए डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग यूज करेगा, तो उसको ये इन्फ्लुएंजा जो कोई बीमारी है वो नहीं होगी। ठीक है। एक 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 लेडीज थी कार्लिन, उन्होंने इस एडवर्टीजमेंट को देखा और केमिस्ट की दुकान से स्मोक बॉल नाम का जो प्रोडक्ट था उसको खरीद लिया। अच्छा, जैसा उन्होंने बताया था उन्होंने उस तरीके से ही उसको यूज किया, लेकिन फिर भी उसको वो बीमारी हो गई, इन्फ्लुएंजा। अब उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे जो $100 का इनाम था वो दिया जाए। ठीक है। तो इसमें यही माना गया कि ये क्या था, एक जर्नल ऑफर था, पब्लिक एट लार्ज को दिया गया था, कोई भी इसको एक्सेप्ट करेगा, और इसको एक्सेप्ट करते ही वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। इसके बाद आप दो चीजें पढ़ेंगे, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है प्रस्तावना, और एक होता है मात्र इनविटेशन टू ऑफर। अभी ऑफर नहीं है, खाली क्या है, एक इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। प्रपोजल और प्रपोजल बनाने के लिए क्या, निमंत्रण। प्रस्तावना और प्रस्तावना के लिए निमंत्रण। दो ये अलग अलग चीजें हैं। एग्जाम में बहुत कई बार एक क्वेश्चन आता है कि बताओ कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। सॉरी। ठीक है। तो इनविटेशन टू ऑफर बेसिकली मीन्स यही होता है कि कई बार एक व्यक्ति प्रपोजल नहीं बनाता, ऑफर नहीं बनाता, बल्कि क्या करता है, सिर्फ इनवाइट करता है दूसरे लोगों को ऑफर बनाने के लिए। मीनिंग देयर बाय, जैसे शोरूम में आप देखते हैं कि शोरूम में कोई जूता रखा है, कोई चप्पल रखा है, उनके ऊपर पैसा लिखा हुआ है, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, तो वो ऑफर नहीं है, कंफ्यूज मत होना, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, ना कि वो ऑफर है। ठीक है। या ऐसी भी जगह जहाँ सेल्फ सर्विस है, शोरूम्स में जो जितना भी आप देखते हैं, वो तो सब डिस्प्लेइंग गुड्स है, या ड्रेस है, बुक्स है, ये सब क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। अच्छा, इनविटेशन टू ऑफर में जो हमारे जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, उसका मर्जी होती है कि वो बेचे या आपको ना बेचे। मान लो 500 रुपये लिख रहा है और आप 500 रुपये देने के लिए तैयार है, तो फिर भी उसकी मर्जी है, वो बेचे या ना बेचे। आपको, आप उसको ये नहीं कह सकते कि तूने तो 500 रुपये का ऑफर दिया था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब तुझे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तब भी उसकी मर्जी होगी, क्योंकि वो ऑफर नहीं है, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद डेफिनेशन हमारी है, डेट इज एक्सेप्टेंस। तो वो होता है हमारा इनविटेशन टू ऑफर। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस क्या होती है। एक व्यक्ति, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। सेक्शन 2 क्लोज बी में हमने देखा था कि एक व्यक्ति जिसको ऑफर दिया गया, जब वो अपनी सहमति जाहिर कर देता है,
तो हम ये मानते हैं कि वो क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। जो ऑफर है वो एक्सेप्ट हो जाता है, और जैसे ही ऑफर या प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो बन जाता है वचन, प्रॉमिस बन जाता है। जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रॉमिस बन गया। ऑफर मिला, उसको रिजेक्ट कर लो तो वो प्रॉमिस नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट होता है तो वो क्या बन जाता है, आपका प्रॉमिस या वचन बन जाता है। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स ए प्रॉमिस, वो वचन बन जाता है। जो व्यक्ति वचन देता है उसको वचनदाता बोलते हैं, अभी वचन बताया था। और जो एक्सेप्ट करता है ऑफर को, उसको हम वचन ग्रहीता बोलते हैं, वचन ग्रहीता। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन आपके सेक्शन 2 क्लोज बी में दी गई है, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया आपको। अब एक्सेप्टेंस भी कैसे हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। मतलब आप कह सकते हैं लिखित में या मौखिक रूप से भी कह सकते हैं कि हाँ ठीक है मैंने आपकी घड़ी ले ली इतने रुपए की। और कई बार आप मौखिक और लिखित रूप के बिना भी क्या कर लेते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं। ठीक है, सहमति कई बार हम ऐसे ही दे देते हैं बिना बोले और बिना कुछ कहे। ठीक, मात्र शांत रहने से भी कई बार सहमति हो जाती है। मियर साइलेंस, चुप रहना भी सहमति के इक्वलेंट हो जाता है कई बार। तो जब बोलना जरूरी नहीं होता तो वहां चुप रहना ही क्या मानी जाती है, सहमति मानी जाती है। जैसे कि क्लास टीचर ने कहा कि कितने बच्चों के समझ में नहीं आया, वो अपना हाथ खड़ा कर ले। तो सब बच्चों ने हाथ खड़ा नहीं करा, इसका मतलब क्या है, सब बच्चे चुप रहे। इसका मतलब सब बच्चों के समझ में जो चीजें पढ़ाई है वो आ चुकी, तो बच्चों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो इसका मतलब यही है, मैं बता रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस जो है आपकी वो भी हो सकती है। और अरे क्या हो गया। सॉरी। उसके बाद ये कहता है कि हु कैन एक्सेप्ट। अभी मैंने बताया था आपको कि ऑफर एक जनरल ऑफर होता है और एक स्पेसिफिक ऑफर होता है। तो जनरल ऑफर तो कोई भी व्यक्ति पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, तो पब्लिक एट लार्ज में से कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकती है। और स्पेसिफिक ऑफर अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रस्तावना दी है तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति ही उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये दो बातें तो बिल्कुल बेसिक है। अब उसने कहा इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है ऑफर तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बात आप याद रखना, जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ए कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड ओनली आफ्टर एन ऑफर इज एक्सेप्टेड। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बिफोर द एक्सेप्टेंस इज मेड नाइदर पार्टी इज बाउंड देयर बाय। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो कोई भी पार्टी बाउंड नहीं होगी कुछ भी करने के लिए। लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन जाता है, वचन बन जाता है, और वचन को तो निभाना ही पड़ता है। ये कहते हैं ना कि वचन किया है तो निभाना पड़ेगा। तो तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती तो जो व्यक्ति ऑफर दे रहा है उसके पास भी आजादी है कि वो ऑफर दे या अपना ऑफर खत्म भी कर सकता है। और जो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर रहा है जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और प्रॉमिस बनते ही वो अगर अदर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है, एक करार या एक संविदा वो बन जाती है। ठीक है। उसने कहा असेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड जो एक्सेप्टेंस है। ये नहीं बता रहे, लड़कों से बात नहीं होती है ना यार।
चलो आज इतना ही रखते हैं। आज थोड़ी स्ट्रेंथ भी कम थी और थोड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम हुआ। कल जब हम सेशन करेंगे तो 2 घंटे का अपना सेशन करेंगे और बहुत सारी चीजें हम कल कवर करेंगे। ठीक है बच्चों।